कार्मिक डेट नंबर्स होते हैं। राइट। तो ये क्या होता है? कार्मिक डेट ब्रेन, वो आपका ड्रैगन ब्रेन रिप्रेजेंट करता है। राहु लोगों को भटकाता भी है। भटकाता है क्योंकि वो ड्रैगन हेड है। वो हम है, ये एक्चुअली में कर्मयुग ही है। मेरी लाइफ की मैनुअल जो है दैट इज भगवत गीता। आपके पास्ट लाइफ के कर्मास जो होते हैं ड्यू रह जाते हैं किसी वजह से। जैसे आपने देखा होगा कई बार फैमिली में बहुत दूर दूर तक पुश्तों तक कोई प्रॉब्लम चली आ रही है। नंबर 13, नंबर 13 मोस्टली लोगों के लिए अनलकी कहा गया है। राहु कलयुग में जो है वो राजा है। 14 भी 5 एंड 5 भी 5 है, बट जो डेथ है वो सिर्फ 14 पे है। इट इज नॉट ऑन 23 एंड 5, क्योंकि वो बैलेंस्ड है ऑलरेडी। बायोलॉजी सीखने के लिए आपको सिर्फ प्लस और माइनस आना चाहिए, जो कि हम आई थिंक प्राइमरी क्लासेस में सीखते हैं, थर्ड स्टैंडर्ड तक सबको आता है। हाँ, पुराने टाइम में लिमिटेड थी, तो पुराने टाइम में लोगों को इतना ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी ना। और ये बहुत अच्छी एक कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि जब आपको कम पता होता आप ज्यादा खुश रहते हो। आपने देखा होगा पुराने लोग ज्यादा खुश रहते थे कि नॉलेज नहीं थी इतनी, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा हो गई है। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नंबर्स हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 2 3 4 5। आपको लगता है कि ये नंबर्स हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इन्हीं नंबरों के कारण हमारी जिंदगी में काफी उथल पुथल मच रही हो। तो इन्हीं इन्हीं चीजों को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं एस्ट्रो न्यूमरो शिखा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैं चाहता हूँ एक हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी। मेरा नाम शिखा नंदा है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एज अ प्रोफेशन, और मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ कर्मा थ्योरी के अंदर। मेरी लाइफ की मैनुअल जो है दैट इज भगवत गीता। आई ट्रूली बिलीव इन दैट। बट यस, आप प्लैनेट्स के साथ मूवमेंट छेड़छाड़ तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत रेमेडीज करके आप अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर जरूर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने भगवत गीता के बारे में बात जी, की, तो भगवत गीता में कर्म को ज्यादा बिल्कुल। अच्छे से बताया और गया। ये कलयुग है, ये एक्चुअली में कर्मयुग ही है। आपको अपने क्वेश्चन का हर आंसर भगवत गीता के किसी ना किसी श्लोक में डेफिनेटली मिलेगा। तो कर्म और नंबर एक दूसरे से रिलेटेड हैं? सी, नंबर्स तो प्लैनेट से रिलेटेड हैं, और ऑब्वियसली जब आप इस पृथ्वी पर आए हैं, जब आपका जन्म हुआ है यहाँ पर, तो जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स वहां पर थी वो आपके पुराने कर्मों के हिसाब से ही थी। तो वो ही बर्थ चार्ट आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। जो आपके पुराने कर्म हैं, वो कर्मों की वजह से ही आप आज यहाँ पर हैं। कर्मों की वजह से ही किसी को कोई प्रॉब्लम है। मे बी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम नहीं समझ पाते हैं, कि एक पैटर्न है हमारी लाइफ में, हम नहीं समझ पा रहे ये क्यों हो रहा है, ये खत्म हुआ था ये फिर से स्टार्ट हो गया। वाई? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास मे बी। तो पास्ट कर्मा थ्योरी जो है वो हर जगह रिलेट करती है। तो अगर किसी की जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसके पीछे उसके पीछे रीजन। हाँ। रीजन तो वही है, और उन्हीं रीजंस की वजह से वो प्लैनेट्स उनको उथल पुथल जो भी कर रहे हैं, या नंबर्स जो भी उनकी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, वो उसी वजह से होता है। अच्छा, तो अगर हम एक कार्मिक डेट नंबर्स होते हैं, राइट। तो ये क्या होता है? कार्मिक डेट नंबर्स वही होते हैं जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास जो होते हैं ड्यू रह जाते हैं किसी वजह से, या मे बी आपने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ मिस यूज करा है किसी ऐसे कार्मिक इशू को, जो आपको आगे जाके उसका भुगतान करना पड़ता है। एग्जाम्पल लाइक आपने देखा होगा कार्मिक डेट नंबर जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ को ही रिफ्लेक्ट करता है। कई बार ये आपकी फैमिली लिनियज को लेकर चलता है साथ में। जैसे आपने देखा होगा कई बार फैमिली में बहुत दूर दूर तक पुश्तों तक कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, वो रहेगी। क्यों? क्योंकि ये उनका कार्मिक डेट है किसी लाइफ का। किसी एक का भी होगा तो वो आगे उसकी जनरेशन तक फॉलो होता रहेगा। कभी किसी का जन्म हुआ है, कभी लड़की है किसी फैमिली में, तो उनकी फैमिली में लीनिएज सारी लड़कियों की ही है, या लड़के हैं तो सारी लड़कों की ही है। रीजन, वो कार्मिक डेट है उनका, कोई किसी भी एंसेस्टर का कोई कार्मिक डेट है जो चलता आ रहा है। तो उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उससे रिलीफ आगे वाली लाइफ में वो आगे जाके आपको रिफ्लेक्ट ना करे, तो उसके लिए हम जरूर उसको। कोई आदमी ये कैसे पता करे कि उसके ऊपर कार्मिक डेट है? कार्मिक डेट का सबसे बड़ा देखने का तरीका ये है कि आपकी लाइफ का एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाएगा, और वो पैटर्न आपको रेगुलर बेसिस पे आपको दिखने लगेगा।
एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा काम तो ना अटक अटक के ही होता है, मेरे काम कभी स्मूथली नहीं होता। वाई? क्यों? कुछ तो ऐसा है कि उसी का काम स्मूथली नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ही इज कैरिंग समवेयर सम डेट, जो कि उनका काम उन्होंने कहीं मिसयूज करा, लोगों के काम में अटकाया है कहीं पर, जिस वजह से आज उनके काम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि आपके काम से रिलेटेड हो, वो आपके रिलेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, वो आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी पोजीशन, आपकी पोस्ट से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड कार्मिक डेट्स होते हैं। तो न्यूमरोलॉजी इसमें कैसे हेल्प करती है? न्यूमरोलॉजी आपको ये समझाती है कि अगर इसी तरीके का कार्मिक डेट आपकी लाइफ में आपको पैटर्न दिख रहा है, तो आपको समझ आ जाता है कि ये वाला डेट है, तो इसको हमें क्लैरिफाई करना है इस लाइफ में, सो दैट आगे नेक्स्ट लाइफ में हम इसको अपने साथ ना लेकर जाएं। एग्जाम्पल, वी हैव लाइक 4 कार्मिक डेट नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी। तो सबसे पहला आता है, दैट इज नंबर 13। नंबर 13 मोस्टली लोगों के लिए अनलकी कहा गया है, बट ऐसा नहीं है। नंबर 13 सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करता है राहु को। राहु कलयुग में जो है वो राजा है, बिल्कुल कलयुग में सब कुछ देने वाला राहु है। कभी किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, सारी दुनिया जो है वो टीवी पे आने लग जाएगी, हम एक दूसरे से आज बात कर पा रहे हैं, ये पॉडकास्ट कितने लोगों तक पहुंचेगा। नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था। ये जितने भी रेवोल्यूशंस हैं, ये सब राहु की वजह से आ, राहु बिल्कुल एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आता है। तो जब देने पर आता है तो बहुत अच्छा देता है, बट बिकॉज नंबर 13 इज अ कार्मिक डेट नंबर, दैट मीन्स समवेयर यू हैव मिसयूज्ड योर ब्रेन। व्हाट इज राहु? राहु इज अ ब्रेन, वो तो आपका ड्रैगन ब्रेन रिप्रेजेंट करता है। राहु लोगों को भटकाता भी है। भटकाता है क्योंकि वो ड्रैगन हेड है, उसको हम ड्रैगन हेड ही बोलते हैं। भटकाता है इसलिए कि वो आपको हैलुसिनेशंस देता है, इल्यूजन्स देता है। इंसान सोचेगा, भ्रमित रहेगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अब सिर्फ सोचने से तो नहीं बन जाएगा ना, उसके लिए आपको कर्म करना है। जहां पर सिर्फ सोच के हो जाएगा, सिर्फ दिमाग चल रहा है, वो राहु है। जहां पर साथ में आप कर्म कर रहे हैं, तो आप राहु को किसी और प्लैनेट के साथ ऐड कर रहे हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देखेंगे, वो अपनी पीक पे और अपने राहु काल में ही पहुंचे हैं मोस्टली, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने हार्डवर्क किया है। राहु आपको ऑर्गेनाइज्ड होना सिखाता है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको सिखाता है कि आप अपने आसपास सफाई रखें, अपना शेड्यूल बनाकर रखें, एक पर्टिकुलर टाइम पर उठें, सोएं। आजकल लोगों का नहीं है, तो मैक्सिमम लोगों का राहु खराब है। उसका रीजन ही ये है, कोई शेड्यूल नहीं है। देयर इज नो टाइम टू स्लीप, नो टाइम टू ईट, नो टाइम टू वर्क। तो यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर पैटर्न, एक डिसिप्लिन एक भी नहीं। डिसिप्लिन मेंटेन्ड नहीं है, एक पर्टिकुलर शेड्यूल मेंटेन्ड नहीं है। जितने भी लोग आपको ऊंची पोस्ट पर दिखेंगे, जितने भी लोग आपको ऐसी पोस्ट पर दिखेंगे जहां पर कि बहुत अच्छा पैटर्न उनकी लाइफ में सेट है, वहां आप देखोगे उनको फाइनेंसिस की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि वो डिसिप्लिन होते हैं ज्यादा। ऑब्वियसली राहु टेल्स यू दिस ओनली। और कार्मिक डेट जो है 13 नंबर का, वो आपको तब मिलता है जब आपने, मतलब आपके बर्थ चार्ट में रिप्रेजेंट करेगा 13 नंबर। बर्थ चार्ट में कहीं पर भी रिप्रेजेंट हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, या आपका पर्टिकुलर डे है 13, या फिर आपके नेम में आएगा। उसका रीजन ही यही है कि आपने कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित किया है अपनी पास्ट लाइफ में, या आपने अपनी किसी भी पास्ट लाइफ में किसी और के लिए कॉन्स्पिरेसीज करी हैं। तो अब इस लाइफ में वो चीजें आपको खुद भुगतनी है। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स, दैट इज ऑल 13 नंबर वालों के मैक्सिमम केसेस में ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, कॉन्स्पिरेसीज उनके अगेंस्ट होती हैं, लोग उनके पीठ पीछे ज्यादा नेगेटिव बात करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें वो खुद कर चुके हैं। अब ऑब्वियसली पास्ट लाइफ किसी को याद नहीं है, लेकिन जो चीजें हमने करी हैं, ये वही हमारे कार्मिक डेट्स हैं जो आगे इस लाइफ में क्लियर करने। तो डेट ऑफ बर्थ में 13 नंबर आना डेट ऑफ चाहिए। बर्थ में 13 नंबर आना, दैट मीन्स 13 एक नंबर 4, इनफैक्ट 4 एंड 8 ये तो नंबर हैं ही आपके कर्मा के। हम्म, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर या 8 नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स आप अपने पुराने कुछ कर्मों को लेकर ही आए हैं इस लाइफ में, वो आपको पूरे करने ही हैं। अगर आप नहीं करोगे, आप आगे लेके जाओगे नेक्स्ट लाइफ में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1980 से 1989, तो इन 9-10 साल के अंदर जितने लोग पैदा हुए वो सारे अपने पुराने नॉट दिस 1980, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर नंबर
जिस पे आपका बर्थ हुआ है, या टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते टोटल हैं हम। नंबर, ठीक है। हाँ। जो टोटल नंबर में आपका 4 आ रहा है या आपका 8 आ रहा है, तो दैट मीन्स आपके पुराने कुछ कर्मास हैं, हम्म। उनके उनकी क्लियरेंस के लिए यू हैव कम हियर, या आपके हैं या आपके पेरेंट्स के, दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। हम्म। एंड यू विल सी कि 4 नंबर एंड 8 नंबर जो लाइफ उनका जो बचपन होता है ना, वो पेरेंट्स के साथ इतना स्मूथ नहीं होता। इट इज़ नेवर स्मूथ, क्योंकि वो कार्मिक कई बार पेरेंट्स के होते हैं। हम्म। वो पुराने कर्मास पेरेंट्स के होते हैं, तो उनको रिफ्लेक्ट, उनको भी तो वो सीख मिलनी है, तो वो इतना स्मूथ कभी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, मे बी एट सम लेटर एजेस चीज़ें बदल जाती हैं, जब थोड़ा-सा बुद्धि काम करने लगती है, थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन बचपन कभी भी स्मूथ नहीं मिलेगा आपको। कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस पेरेंट्स के साथ रहती रहती है। पेरेंट्स के कर्म क्या पेरेंट्स कर। के कह लीजिए या खुद के कह लीजिए, दोनों में, क्योंकि 4 एंड 8 तो है ही कार्मिक नंबर। वो हम्म। तो आपको मिले ही तब हैं, क्योंकि आपके कुछ पुराने कार्मिक कनेक्शंस हैं जो रह गए हैं, जो क्लियर नहीं हुए हैं, तो आपको इस लाइफ में वो क्लियर करना है। 13 नंबर को इतना अनलकी क्यों माना जाता है? 13 नंबर को हर जगह अनलकी नहीं माना जाता। 13 नंबर को बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस हैं जहाँ पर उसको बहुत लकी माना जाता है। लेकिन ये है कि अनलकी कहने का रीज़न भी शायद यही है कि वो आपको डेट्स इस तरीके के देता है, कॉन्स्पिरेसीज़ देता है, आपके दिमाग को भ्रमित रखता है। आप देखिए, कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है। लाइफ में एक इंसान, आज उसने सोचा आज मैं ये काम कर लूँ, लेकिन 4 दिन के बाद उसको किसी और ने उस उनको इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों का ना बहुत जल्दी होता हम्म। है 13 वालों को। तो वो अपना दिमाग जो है अगर लगेगा भी, तो वो नेगेटिव ही उसमें जाएगा ज़्यादा। मतलब पॉजिटिव रहने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है। दे हैव टू मेडिटेट। तो जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 13 नंबर आ रहा हुँ। है एंड उनके राहु की भी दशा चल रही है, तो वो तो बहुत ज़्यादा। वो आपको कन्फ्यूज़्ड मिलेंगे, वो हुँ। आपको ऐसे फ्रस्ट्रेटेड मिलेंगे, वो हुँ। आपको फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए मिलेंगे कि आपको लगेगा कि भाई इनसे जितना इंसान दूर रहे, कट कर रहे, उतना बेटर है। क्योंकि वो इतना ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट हो जाता है उस ऐसे लोगों के लिए रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं? रेमेडीज़, ओनली मेडिटेशन। आई अंडरस्टैंड कि ऐसी कंडीशन में मेडिटेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बट 5 मिनट्स की मेडिटेशन से अगर कोई स्टार्ट करे, मेडिटेशन वर्क्स। या फिर गणपति जी का कोई भी मंत्र, क्योंकि राहु को कंट्रोल करने का, जो ब्रेन को कंट्रोल करने का जो पावर है, वो भगवान शिव ने गणपति जी को दे रखा है। गणपति जी का कोई सिंपल सा भी मंत्र अगर कोई दिन में 3 बार चांट कर ले, वो धीरे-धीरे आपको उसके बेनिफिट्स दिखने। कोई भी चीज़ इंस्टेंटली रिजल्ट्स नहीं देती है। एनी रेमेडी विल नॉट वर्क ओवरनाइट। आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है हर रेमेडी के एक जैसे प्लैनेट्स के अपने बीज मंत्र होते हैं, जैसे लिए। राइट। राहु के भी जी, बीज मंत्र होते हैं। जी, जी, तो जी। अगर कोई इनको चैंट करता तो इससे भी बेनिफिट। अगर आपका राहु ऑलरेडी खराब चल रहा है, आप समझें, जैसे आपकी कोई चीज़, सपोज़ हुँ। एग्ज़ाम्पल, आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं हुँ। और आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ठीक है? अब डॉक्टर कह रहा है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, उसके ऊपर आपको खाँसी है सपोज़, ठीक है? आपके लंग्स पे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो और डॉक्टर आपको लंग्स को वीक करने की हुँ। मेडिसिन दे दे, तो हुँ। आपका क्या हाल होगा? और खराबी हो और जाएगी। खराब हो जाएगा। हाँ। सेम गोज़ हियर, कि अगर आपका राहु का ऑलरेडी नेगेटिव वाला एरा चल रहा है, उसके आप राहु को ही चैंट कर रहे हो, तो वो आपको बेनिफिट कभी नहीं देगा। राहु को चैंट करने का बेनिफिट आपको तभी मिलता है, जब आपका राहु अच्छा प्लेस्ड है हुँ। और आपका कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको दिख रहा है कि हाँ, इट इज़ गिविंग मी बेनिफिट्स इन हुँ। लाइफ। हुँ। देन यू कैन चैंट, ऑब्वियसली वो आपको सक्सेस पे लेकर जाएगा। हुँ। लेकिन अगर ऑलरेडी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, उसमें आप उसको बढ़ा रहे हो नेगेटिविटी को। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी देवी-देवता के जो मंत्र होते हैं, तो उनसे वो काफ़ी खुश होते हैं। राइट। तो अगर हम जैसे राहु का बीज मंत्र चैंट करते हैं, तो हुँ। राहु भी तो खुश होंगे। बट वो मेरा कहने का मतलब वहीं आ जाता है कि आप अगर चीज़ को, कोई चीज़ नेगेटिव में है, तो वो नेगेटिव में ही बढ़ेगी। अच्छा। कोई पॉज़िटिव चीज़ है, तो वो पॉज़िटिव में बढ़ेगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नेगेटिव उसको हम वो नहीं थोड़ा-सा शांत होता, कर दें। वो वो नहीं नहीं होता, वो नहीं होता है। वो नहीं होता। क्या? मतलब अगर आपको उसको कट करना है, तो आपको कुछ और ही लाना पड़ेगा ना। हुँ। अगर आप उसी चीज़ को, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को अगर आप कट करना चाह रहे हो, तो आपको डेफ़िनिटली कुछ और डालना पड़ेगा वहाँ पे। अगर आप उसी को डाल दोगे, तो वो तो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि आपने बोला कि 13 नंबर ऑलरेडी है किसी के चार्ट में, ऊपर से राहु की दशा चल रही है, हुँ। तो वो वही बात हो जाती है, करेला वो भी नीम चढ़ा। हाँ। सेम गोज़ हियर, कि आप अगर राहु का बीज मंत्र चांट कर रहे हो, तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा उसको।
तो 13 के बाद दूसरा नंबर कौन सा? 13 के बाद दूसरा जो नंबर आता है कार्मिक डेट नंबर, दैट इज 14। 14। 14। अब 14 वालों का क्या है, वैसे तो वो नंबर 5 रिफ्लेक्ट करता है। नंबर 5 की बहुत सारी चीजें हैं। नंबर 5 बैलेंस्ड है क्योंकि बीच का नंबर है, उसकी कोई दुश्मन नहीं होते मोस्टली। आप देखेंगे नंबर 5 की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। 14 वालों की होती है कनेक्टिविटी, लेकिन उनका जो कार्मिक डेट है, कार्मिक डेट उनका ये आता है कि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में इन चीजों का मिसयूज किया। एडवेंचर का मिसयूज करा है, वो फ्रीडम का नंबर है, आपने फ्रीडम का मिसयूज करा है, उनको जो भी चीज मिली उसका मिसयूज करा है। तो अब इस लाइफ में जो 14 नंबर कैरी कर रहा है, उनको एडिक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब आपको दिखेगा कि अगर वो एडिक्ट, अगर उन्होंने किसी चीज को रेगुलरली करना शुरू कर दिया, तो वो बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाएंगे उस। इट कैन बी एनीथिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अल्कोहल या स्मोकिंग। एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती नहीं, ऐसा ऐसा देखा है मैंने, कुछ हाँ। एक फ्रेंड्स हैं जो 14 जिनके उसमें हाँ, आता है, तो वो मैंने वो देखा है, दे बहुत आर जल्दी एडिक्ट होते हैं एडिक्टेड। क्योंकि वो हाँ। बैलेंस नहीं कर सकते लाइफ में। उनका बैलेंसिंग इशू होता है। मेडिकल लाइन में उनको थायराइड का इशू रहेगा क्योंकि थायराइड भी आपकी बॉडी को बैलेंस करता है ग्लैंड। वो बैलेंसिंग का प्रॉब्लम उनको रहने वाला है। और इन्हीं चीजों का मिस यूज किया उन्होंने, तो इन्हीं चीजों को अब ओवर यूज करने का डेट उनकी लाइफ में आता है। और अगर वो इस पे कंट्रोल कर लेते हैं, दैट इज द ओनली रेमेडी व्हाट दे कैन डू, उस पे कंट्रोल करना। और लेकिन कंट्रोल इंसान कब करेगा, जब उसको पता लगेगा। ऑब्वियसली वो तो उसमें बहता चला जाएगा। ऑब्वियसली जब उसको पता लगेगा कि ये मेरा डेट है, ये मुझे क्लियर करना है, तो उसके लिए आप टू कंट्रोल इट। तो जब आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपका कार्मिक डेट का क्लियरेंस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज वो पैटर्न नहीं छूटेगा। फ्यू इयर्स यू आर एन एडिक्ट, फिर छोड़ दिया, 4-5 साल का गैप आया, फिर उसके बाद फिर फ्यू इयर्स यू आर अगेन एन एडिक्ट। ये पैटर्न इस तरीके से चलता रहता तो अगर हम इसको कंक्लूड करें, मतलब जिन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, या तो उनके डेट ऑफ बर्थ 14 है। या या फिर उनका उस टाइम पे ईयरली नंबर वैसा चल रहा होगा 14। इट इज नॉट ओनली डेट ऑफ बर्थ, वो आपका नंबर आपके चार्ट में कहीं पर भी रिफ्लेक्ट कर। तो जब आपका 14 नंबर चल रहा है, आप यू आर मोर प्रोन टू ऑल दीज थिंग्स। कभी आपने देखा होगा लाइफ में कि जो बहुत मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल इन चीजों से दूर होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कभी उसका मन कभी भटका था। वो कब भटका था, जब ये नंबर उसके चार्ट में रिफ्लेक्ट करा। और चार्ट में ये नंबर, क्योंकि हाँ, ईयरली बेसिस पे भी नंबर्स चेंज होते हैं। एवरी ईयर देयर आर 2 नंबर्स जो चेंज होते हैं। एक आपके बर्थडे के हिसाब से ईयर चलता है, मतलब बर्थडे टू नेक्स्ट बर्थडे। एक आपका ईयर चलता है जो पर्टिकुलर, जैसे अभी ये शनि का ईयर चल रहा है 2024, ठीक है, इस हिसाब से एक ईयर चलता है। तो ये 2-2 नंबर एवरी ईयर आपकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं एवरी। लेकिन चार्ट तो सब 1 से 12 12th हाउस तक का ही होता है। वो इससे 12th डिफरेंट हाउस तक का एस्ट्रोलॉजी में होता है, न्यूमरोलॉजी में वी हैव ओनली 9। तो 9 नंबर्स 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो चार्ट में रिप्रेजेंट करना, न्यूमरोलॉजी का चार्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी का चार्ट। इट इज नॉट द सेम। तो नहीं, मैं थोड़ा-सा ये समझना चाह रहा हूँ हाँ कि 14 नंबर है, या तो 1 + 5 आना चाहिए, या या यस। 14 कैसे आएगा? हाँ, 1+4, अब जैसे 5 तो 23 भी 5 है, हाँ, 14 भी 5 है एंड 5 भी 5 है। बट जो डेथ है वो सिर्फ 14 पे है। इट इज नॉट ऑन 23 एंड 5, क्योंकि वो बैलेंस्ड है ऑलरेडी। तो अगर किसी को चार्ट देखना, हाँ। कैसे देखे? इंटरनेट पे ऐसे चार्ट्स अवेलेबल हैं, नहीं। तो इसके लिए फिर एक एक्सपर्ट। हाँ, यस, यू हैव टू लर्न, आइदर यू लर्न। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। न्यूमरोलॉजी सिर्फ सुनने में हमें लगता है कि न्यूमरोलॉजी मीन्स बहुत सारे नंबर्स, ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए आपको सिर्फ प्लस और माइनस आना चाहिए, जो कि हम आई थिंक प्राइमरी क्लासेस में सीखते हैं, थर्ड थर्ड स्टैंडर्ड तक सबको आता है सीख। ठीक है, तो ओनली प्लस एंड माइनस। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी इज लिटिल मोर इनटू नंबर्स। उसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिग्रीज, एवरीथिंग यू हैव टू सी, जिसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है। और जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है उनको सीखने में थोड़ी डिफिकल्टी भी होती है। बट न्यूमरोलॉजी में ऐसा, उसमें सिर्फ एडिशन। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो यू कैन लर्न न्यूमरोलॉजी। देयर इज, दिस इज नो बिग डील, कितना डिफिकल्ट है न्यूज़ीलैंड? नॉट एट ऑल बहुत। डिफिकल्ट। बट बाकी ये है कि आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें इंटरेस्ट देते हैं। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। कितनी एक्यूरेट? That depends on your practice and your way of reading. Obviously when you practice more, तो आपका परफेक्शन बढ़ जाता है। आपको दिखने लग जाता है कि आपकी रीडिंग कहाँ काम कर रही है,
आपको और लोगों को आप मिलते हैं, आप जितने ज़्यादा लोगों को मिलते हैं, ऑब्वियसली नेम से यू कैन कैलकुलेट द नंबर्स। तो आप उतने नंबर्स को आप कैलकुलेट करते हैं, देन आप जनरलाइज़ कर सकते हैं। आप अपनी रीडिंग्स निकाल सकते हैं, जो कि आपको बुक्स में लिखी हुई शायद नहीं मिलेंगी कई बार। ऐसी जनरलाइज़ेशंस भी आप निकाल लेते हैं कई बार, क्योंकि जब आप इतने लोगों को मिलते हैं और आपको सिर्फ़ नाम से आप नंबर्स निकाल सकते हो या आप सिर्फ़ डेट ऑफ बर्थ से नंबर निकाल सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती ठीक है, वापस आते हैं कार्मिक डेट नंबर हैं। जी। तो थर्ड। नेक्स्ट कार्मिक डेट नंबर जो है दैट इज़ नंबर 16। अब नंबर 16 जो है उसमें शुक्र प्लैनेट यूज़ होता है। तो 16 का जो कार्मिक डेट आता है दैट इज़ ऑल अबाउट द रिलेशन। 16 वाला जो है उसको अपनी लाइफ का फर्स्ट लव का मतलब नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, फर्स्ट लव उनका पैशन भी हो सकता है, काम से रिलेटेड कभी नहीं मिलता, नेवर। ये मेरी रीडिंग है पर्सनली कि उनको अपनी लाइफ में जो वो चाहते हैं ना, लाइफ में सबसे बेस्ट, जैसे सपोज एग्जाम्पल 15 16 17 ईयर्स एज में एवरीबडी इज एम्बिशियस और हर कोई इतना सोच लेता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, ठीक है, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन जाएंगे कि जो उन्होंने सोचा वो नहीं कर पाएंगे, लाइन चेंज हो गई। पर वो जो चीज चाह रहे थे, जो बेसिक फर्स्ट इंस्टिंक्ट था उनका, वो उनको नहीं मिल पाया। 16 नंबर वालों को ये कभी नहीं, ये उनका लाइफ का डेट है। सेकंड डेट जो आता है वो आता है स्पाउस के साथ, स्पाउस एंड अदर रिलेशनशिप इश्यूज इसलिए आते हैं कि उनको लगता है, एक तो वैसे ही वो नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है, नंबर 7 वैसे ही बड़ा आइसोलेटेड और क्वाइट नंबर है, तो उनको लगता है कि उनको कोई समझ नहीं पाया। रीजन बीइंग कि अपनी पुरानी शायद किसी लाइफ में उन्होंने अपने रिलेशन का बहुत ज्यादा मे बी चीट किया है, तो वो चीजें उनको इस लाइफ में देखने को बहुत ज्यादा मिली। लाइफ में एक कहीं ना कहीं एक बार चीट उनके साथ जरूर होगा अपने रिलेशन में। इट इज नॉट ओनली स्पाउस का रिलेशन है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है, मे बी उनको कभी ऐसा लगे कि उनके पेरेंट्स ने भी उनको चीट करा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी रिलेशन से उनको लगेगा कि मुझे लाइफ में यहाँ से चीटेड फील किया गया। और इसके पीछे रीजन ये है कि रीजन यही है कि पास्ट कर्मा। पास्ट कर्मा है, उनका खुद का पास्ट कर्मा है, किसी भी लाइफ में उन्होंने अपने इस इसका रिलेशनशिप्स का, क्योंकि मे बी बहुत ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी है या कुछ है, उसका मिसयूज। लेकिन देखो अभी अ, अभी तो इतनी चीजें इवॉल्व हो गई हैं, बहुत सारी चीजें आ गई, इंटरनेट आ गया है, काफी चीजें बढ़ गई हैं। लेकिन पुराने टाइम की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा लिमिटेड, राइट। तो इतना ज्यादा मतलब लाइक चीटिंग। हाँ। हाँ, पुराने टाइम में हाँ। लिमिटेड थी, तो पुराने टाइम में लोगों को इतना ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी ना। और ये बहुत अच्छी एक कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि जब आपको कम पता होता है आप ज्यादा खुश रहते हो। आपने देखा होगा पुराने लोग ज्यादा खुश रहते थे कि नॉलेज नहीं थी इतनी। आजकल ज्यादा पता लग रहा है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मतलब जो इस पीढ़ी के जो लोग हैं, जब वो आगे पैदा होंगे, तो वो भर-भर के अपने बैड कर्मास लेके जाएँगे। ऑब्वियस, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। अब पुराने टाइम में अब बात करें, एक गाँव में रहते थे, तो गाँव में लिमिटेड लोग रहते थे। हम्म, उनका उन्हीं के साथ रिलेशन होता था। हम्म। लेकिन अब जब जब यहाँ पे एक कोई पर्सन है, वो सिटी में रहता है, वो दिन में पता नहीं कितने ये नए-नए लोगों से इंटरैक्ट ये करता है। बात हम कर पा रहे हैं मे बी बिकॉज अभी भी आज स्टिल आज भी वी हैव 20% ऑफ पीपल जो कर्मा थ्योरी में बिलीव करते हैं। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ने वाला है, कर्मा थ्योरी जो है वो बहुत कम लोगों तक लिमिटेड रह जाएगी। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इसमें बिलीव करेंगे। तो जो बिलीव ही नहीं करता है, जो मानता ही नहीं है कि ये कर्मा आगे जाके मुझे इफेक्ट करेगा या मेरा कुछ गलत हो सकता है, वो क्यों हटेगा इस चीज? वो कभी नहीं हटेगा। वो उसका कॉन्शियस भी अगर उसको बता रहा है ना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, वो तब भी नहीं हटेगा। क्योंकि जो ये मानेगा कि इसका रिजल्ट मेरे पे ही बैकहैंड होकर आने वाला है, जो ये चीज मानेगा वो तो फिर थोड़ा डरेगा। एंड एवरीथिंग इज ऑल अबाउट फियर। एवरीथिंग इज अबाउट फियर। डर से ऊपर एक्चुअली में कुछ नहीं है, क्योंकि ये डर ही है जो आपको सिखाता है कि ये आपके साथ भी हो सकता है, तो ही आप अपने थोड़े से कर्म रखते हो, अदरवाइज नहीं। ह्यूमन बीइंग इज सो सेल्फिश कि वो किसी को अपने आगे कुछ ना समझे। ये तो भगवान ने जीवन और मृत्यु अपने हाथ में रखा हुआ है, नहीं तो वो तो भगवान से भी शायद यही कहे ह्यूमन बीइंग की भाई आप कौन, मैं तो आपको भी क्रिएट कर सकता हूँ, आई कैन डू क्लोनिंग, तो आई कैन डू एनीथिंग। करेक्ट। तो नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर इज नंबर 19। नंबर 19 comes to number 1.
दैट इज द पावर। तो अब यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि वहाँ मिस यूज जो हुआ है वो पावर का हुआ है हमेशा। तो नंबर 19 ने अपनी पावर का बहुत मिस यूज करा है। थोड़ा टाइम पहले शायद आप मुझे बता रहे थे हर्षद मेहता। हाँ। हर्षद मेहता के चार्ट में नंबर 19 रिप्रेजेंट करता है। नंबर 19 आपको क्या करता है, लाइफ में आपको बहुत ऊपर तक चढ़ाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वेरी एम्बिशियस नंबर, पावर का नंबर है, लीडरशिप का नंबर है और एम्बिशियस नंबर है, तो वो आपको ऊपर तक लेकर तो जाएगा, इगोइस्टिक नंबर भी है, लेकिन फिर वो एकदम से ही नीचे गिराएगा। वो सारी पावर सब कुछ एकदम से ही छिन जाता है। उसका रीजन ये है कि आपने अपनी पावर का मिसयूज अपनी पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं। और नंबर 19 वाले जब ऊपर चढ़ते हैं तो उसमें ना मतलब आई डोंट नो कि मैं कितना हद तक सही कह पा रही हूँ, लेकिन जितने चार्ट्स एटलीस्ट मैंने देखे हैं 19 नंबर जिनके भी चार्ट में रिफ्लेक्ट करता है, बहुत ही रेयर केस में आपको क्लीनली ऊपर चढ़ते हुए दिखेंगे। अदरवाइज उनके कर्मास जो हैं वो नेगेटिव उससे जाते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे अगर वो ऊपर चढ़ रहे हैं। मतलब अगर इफ दे आर एम्बिशियस तो अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो आज भी लोगों का मिसयूज कर सकते हैं। जिसमें पॉलिटिशियन होते हैं आपको बहुत सारे मिलेंगे 19 नंबर। इंदिरा गांधी 19। 19th ऑफ नवंबर। तो इंदिरा गांधी अब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस और नॉट, बट आज की डेट में लोगों को समझ में आने लगा है जो जो उन्होंने डिक्टेटरशिप उस टाइम पर चलाई, लेकिन उस टाइम पे तो शी वाज इन पावर, तो शी वाज डूइंग एवरीथिंग। तो नाउ पीपल आर रियलाइजिंग सो मेनी थिंग्स कि उन्होंने डिक्टेटरशिप फॉलो करी या उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी करी जो शायद उनको उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पर तो शी वाज इन पावर, तो शी वाज डूइंग एवरीथिंग। तो क्लीनलीनेस जो है उनकी पावर में आज भी रिफ्लेक्ट नहीं करती है। वो मिसयूज अपनी चीजों का करते हैं, अपने एम्बिशंस को, एम्बिशंस आर ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट। तो प्रायोरिटी को क्लीन करने के लिए उनको आज भी अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अगर वो किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट्स उनको बाद में डेफिनेटली देखने को मिलते तो 13, 14, 16 एंड हैं। एंड 19। 19 दीज आर द कार्मिक डेट नंबर्स। और जिनके भी चार्ट में आपको ये नंबर्स दिखते हैं उनके चार्ट में एक पैटर्न बन जाता है जो कि शायद उनको कुछ टाइम बाद खुद भी रियलाइज होने लग जाता तो है। या तो ये चार्ट में चाहिए या फिर ये डेट ऑफ बर्थ। यस। और चार्ट के लिए फिर हम एक लिस्ट की रिक्वायरमेंट। यस। तो अगर हम देखें तो कौन-सा नंबर ज़्यादा पावरफुल होता है? सारे नंबर्स का, हर नंबर की अपनी-अपनी क्वालिटीज़ हैं और अपने-अपने ड्रॉबैक्स हैं। बट अगर हम पावर के हिसाब से देखें तो नंबर 9 इज़ द मोस्ट पावरफुल नंबर बिकॉज़ उसके अंदर हर नंबर की कुछ ना कुछ क्वालिटीज़, लास्ट का नंबर है, तो कुछ ना कुछ क्वालिटीज़, तभी तो आप देखेंगे मंगल जो है वो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव ग्रह काउंट किया जाता है, तो नंबर 9 रिप्रेजेंट्स मंगल। तो नंबर 9 को हम ज़्यादा पावरफुल कह सकते हैं। बट नंबर 19 में 1 और 9 दोनों हैं। 1 इज़ द लीडरशिप एंड 9 इज़ द पावर। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि एम्बिशन कितना इम्पोर्टेंट होता है उनकी लाइफ तो जो 9 नंबर है, में। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 18 है, तो उसका 9 आ हाँ, गया। राइट। लेकिन उसके चार्ट में 13, 14, 16, 19 बैठे हैं। तो फिर कैसे बैलेंस चीज़ें? तो वो जो कार्मिक डेट है वो तो उनको दिखेगा ही दिखेगा। वो दिखेगा। उससे रिलेटेड तो उनकी प्रॉब्लम आनी ही आनी। अगर उनके चार्ट में कोई कार्मिक डेट नंबर बैठा है, तो उससे रिलेटेड तो जो इश्यूज़ आएँगे वो तो आएँगे ही आएँगे। जितना मर्ज़ी नंबर पावरफुल हो, अब जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था नंबर 14 का। नंबर 14 देखा जाए तो कनेक्टिविटी के हिसाब से और वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिलायबल नंबर कहा जा सकता है बिकॉज़ उनके दुश्मन नहीं होते। उनकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है बिकॉज़ इट रिप्रेजेंट्स नंबर 5। लेकिन क्योंकि कार्मिक डेट है 14 नंबर, तो 14 नंबर के साथ जो डेट्स जुड़ते आए हैं, वो तो उनको भुगतने ही पड़ेंगे ना। वो तो आएँगे ही आएँगे उनकी लाइफ। अच्छा, न्यूमरोलॉजी से हम राजयोग भी पता कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। कितने टाइप के राजयोग? 2 तरीके के ये राजयोग होते हैं। एक तो होता है जो पैरेंटल एक्सेस में आपको मिलता है और दूसरा होता है जो आपके कर्मों से आपको मिलता है, कार्मिक उसके लिए। लेकिन उसके लिए वो यही है कि कई लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, वो जल्दी एफर्ट्स करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कई लोग बहुत लेटर एजेस में जाके सक्सेस गेन करते हैं। बहुत लेटर एज, लाइक वी हैव एन एग्जांपल ऑफ केएफसी ओनर जिन्होंने आई थिंक 60 की एज में हाँ। जाकर
स्टार्ट। स्टार्ट किया, मतलब ही मेड अ चेन। तो लेकिन वो यही है कि क्योंकि उनको समझ में देर से आया, मे बी उनके चार्ट में तो पहले से रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन उनको समझ में देर से आया और वो उनके कार्मिक कर्मों से रिलेटेड था, तो काम तो उनको ही करना है। और कईयों को पेरेंटल होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज से राजयोग होता है कि अगर आपके पास एंसेस्ट्रल, आप मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप देखें कई फैमिलीज में कई लोग एक अपनी पुश्तैनी हवेली रखी हुई है, आज तक नहीं बेची। क्यों नहीं बेची? क्योंकि वो उनका गुड लक है, वो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से ही उनको सब कुछ मिल रहा है, और जब वो सेल कर देते हैं वो बिल्कुल डाउनफॉल आ जाता है। ऐसे बहुत केसेस आपने देखे होंगे। इट इज नॉट ओनली अबाउट द हाउस, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये पता कैसे करें? ये आप पता, हाँ, ये आपको चार्ट में पता लग जाता है कि आपको एंसेस्ट्रल राजयोग मिलेगा या आपको अपने कार्मिक उससे राजयोग है, और ये भी हर किसी के चार्ट में तो अवेलेबल नहीं होता। बट एक कॉमन चीज है जो दोनों राजयोग में, दैट इज नंबर 5 हैज टू बी देयर। नंबर 5 इज द नंबर ऑफ मनी, नंबर 5 इज द नंबर ऑफ फ्रीडम, एडवेंचर। तो ये नंबर 5 की कनेक्टिविटी जो है, ये दोनों राजयोग में आपको कॉमन मिलेगी, बाकी नंबर्स चेंज होते और अगर हमने इसमें कुछ टाइमलाइन भी होती है कि इस टाइम से इस टाइम तक, जैसे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में हमें पता लग जाता है कि हमारा अच्छा समय आने वाला है कि हैं। हाँ, इसमें अगले भी साल। होता है। इसमें हमारे पास पिनाकल और चैलेंजेस के नाम से हम बोलते हैं कि पिनाकल एजेस मतलब आपका पीक टाइम, आपकी लाइफ में ये टाइम, और वो पिनाकल और चैलेंजेस दोनों साथ साथ। ये तो आप मानेंगे कि अगर किसी का अच्छा टाइम चल रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि बुरा कुछ नहीं हो रहा। तो दोनों चीजें, सुख दुख तो साथ साथ ही चलते हैं। तो सेम गोज हियर कि पिनाकल और चैलेंजेस जो हैं वो दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है, लाइक आपका एम्बिशन अच्छा हो रहा है, तो वहां आपको कहीं और से चैलेंज आ ही रहा है, आपकी रिलेशनशिप में चैलेंज आ रहा है, तो वो एज ग्रुप हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये, और अप्रोक्सीमेटली वो 9 to 10 ईयर्स का एक पैटर्न होता है कि एवरी 9 ईयर्स के बाद आपका पैटर्न चेंज हो जाता है, एवरी 10 ईयर्स के बाद आपका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो वो आपको देखने को मिल जाता है इफ यू गो टू अ प्रॉपर कंसल्टेंट। अच्छा, कुछ लोग अपना नेम चेंज करते हैं, हम्म। तो नेम चेंज करेक्शन कितना बेनिफिट देता अ, मैं एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पूरी तरह उसके हक में नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है, नेम चेंज करेक्शन से आप अपनी लाइफ में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं किसी प्लैनेट की वाइब्रेशन, या तो आप उसके ड्रॉबैक्स भी साथ में ऐड कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स दोनों चीज़ें ऐड कर रहे हैं आप। नहीं, पहले आप थोड़ा-सा ये बताइए कि ज़रूरत किसको पड़ती है चेंज करेक्शन? ज़रूरत तो किसी को भी पड़ सकती है, अगर आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, कई लोगों के नहीं ठीक हो रहे, तो उनके मेबी उनके या उनके रिलेशनशिप में, जैसे आज की डेट में मैंने देखा है मैक्सिमम केसेस में लोगों का जिनका वीनस अवेलेबल नहीं है, नाम में भी नहीं, डेट ऑफ बर्थ में भी नहीं है, तो उनको शादी में प्रॉब्लम आती है। वो लोग आते हैं मोस्टली कि हमारा ऐड कर दो कहीं जिससे कि मैरिज, अब वो मैरिज तो हो जाएगी, लेकिन वो मैरिज के आगे सक्सेस रहने का या नहीं रहने का, वो आप नेम करेक्शन में नहीं बता सकते हो। आपने उनके उसमें चार्ट में शुक्र ग्रह को ऐड कर दिया जो कि उनके स्पाउस के लिए, ठीक है, तो उनकी मैरिज हो गई, लेकिन आगे उनकी लाइफ कैसे चलेगी? अब वो कहीं और से अगर गलत जगह प्लेस्ड है उनके चार्ट में, एस्ट्रो चार्ट में सपोज, तो वो उनको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो आई ऑलवेज से नेम करेक्शन के लिए कि नेम करेक्शन की ज़रूरत अगर आपको है, अगर आपको सपोज फाइनेंसिस के लिए ज़रूरत है, जो कि मैक्सिमम केसेस में लाइक 90% पीपल आज की डेट में किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास सिर्फ फाइनेंसिस की वजह से जाते हैं, बाकी चीज़ें सब बैक हैंड हो चुकी हैं। ठीक है, तो जब आपको फाइनेंसिस की वजह से सपोज आप चाहते हैं कि फाइनेंसिस अच्छे हो जाए, फाइनेंस लाइफ आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आपने फाइनेंसिस के लिए एक प्लैनेट ऐड तो कर लिया, बट वो प्लैनेट आपको आपकी फैमिली लाइफ से कट कर रहा है, वो आपने नहीं सोचा। तो व्हेन एवर आई डू नेम करेक्शन, आई ऑलवेज टेल देम कि अगर आप ये ऐड करते हो ना, ये वाला अल्फाबेट ऐड करते हो या ये वाला हटाते हो, तो इससे आपको यहाँ पर तो बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन लाइफ के किसी और जगह पर आपको उसका ड्रॉबैक भुगतने को मिलेगा। स्टिल बहुत से लोग मैंने देखे हैं आज की डेट में कीन होते हैं कि नहीं भाई हमें फाइनेंस ही अच्छा करना है, हट जाए फैमिली लाइफ। वो बाद में रियलाइज होता है ना कि जब व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर फैमिली लाइफ, तो आप फाइनेंस कहाँ तक हैंडल कर लोगे? मे बी वो से अनदर 3-4 इयर्स सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाता।
लेकिन ये जो नेम करेक्शन है, ये क्या मतलब अपने पूरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में नेम चेंज कराना बिल्कुल, पड़ता है? आपको ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसके लिए हमें भी मतलब एज़ एन एस्ट्रोलॉजर भी इट इज़ अ वेरी बिग कर्मा थिंग कि हमें मतलब अगर हम गलत कर देते हैं और सपोज़ मैंने किसी का नेम करेक्ट करा है और मैंने उसको गलत वो दे दिया, तो उसका कर्मा मुझे भी तो इफ़ेक्ट कर रहा है, कि मेरी वज़ह से उसकी लाइफ़ हेल हो गई अगर। हाँ, कई बार ऐसा होगा कि उसने पूरा चेंज करा लिया, सारी जगह चेंज हो गया, फिर भी प्रॉब्लम सेम की सेम है। प्रॉब्लम सेम, प्रॉब्लम बढ़ गई, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो इट इज नॉट इन योर हैंड्स, तो इट हैज टू बी वेरी केयरफुली डन। और ये लंबा प्रोसीजर है, इसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन में चेंज करना पड़ता है। उसके अलावा आपको चेंज करने से पहले भी आपको दशा देखनी पड़ती है कि वो पर्टिकुलर दशा तो नहीं चल रही जिसमें आप चेंज करोगे। क्योंकि अगर सपोज अब जैसे मैं हूँ, मैं डेली बेसिस पे आज की डेट में सबसे पहले मैं अपना चार्ट मॉर्निंग में उठकर एवरी डे आई सी माई चार्ट। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर मेरा एक कोई पर्टिकुलर प्लैनेट ऐसी जगह पर बैठा है जहाँ से मेरे को भ्रमित होने का डाउट है, तो मेरी रीडिंग उस दिन ठीक नहीं आएगी, मैं जितनी मर्ज़ी अच्छे से दे दूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो व्हाई? व्हाई टू टेक दैट कर्मा? मुझे क्यों लेना है? मतलब आई एम अ वेरी गॉड फेयरिंग पर्सन, मैं नहीं ले सकती। मे बी समबडी एल्स कैन टेक इट, आई कैन नॉट। बट ये तो आपके एक्सपीरियंस पे मैटर करता है। नहीं, एक्सपीरियंस पे डेफिनिटली मैटर करता है, लेकिन अगर जितना मर्ज़ी एंड एवरी टाइम आई से दिस कि जितनी बार हम चार्ट खोलते हैं, दिस बिकॉज़ ये प्रोफ़ेशन जो है ये थोड़ा डिविनिटी से रिलेटेड है। इट इज़ मतलब आपको थोड़ा डिवाइन कनेक्शन चाहिए इसके लिए, यू नीड, अदरवाइज़ आपके प्रेडिक्शन इज़ व्हाट? आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो। अदरवाइज़ पूरी तरह ठीक होने के चांसेस नहीं होंगे। और आपने गलत प्रेडिक्ट कर दिया, इंसान इस तरफ जा रहा था, आपने उसको कह दिया जी नहीं वहाँ जाकर तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा और बल्कि वहाँ पर उसके लिए इतने बड़े कुछ पड़ा हाँ, था, उसकी अच्छी जॉब पड़ी है, कुछ पड़ा, आपने मना कर दिया यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से जाओ। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर मेकिंग योर कर्मा एज़ अ हेल। आपकी वजह से उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो अगर मेरी ही रीडिंग गलत है, सपोज़ मेरा ही चार्ट अगर उस दिन मेरा ही सपोज़ जैसे राहु हमने बोला, इल्यूजन्स, अगर मेरा ही राहु गलत जगह प्लेस्ड है उस दिन, तो मेरी रीडिंग कैसे ठीक हो सकती है? आई आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग। तो जैसे डेली पंचांग होता है उस तरीके से इस डेली पंचांग होता है, उसमें हम अपना चार्ट देख सकते हैं डेली बेसिस पर। ये न्यूमरोलॉजी का स्पेशल चार्ट होता नहीं, वो डेली बेसिस पे आप चार्ट डे के डेट के हिसाब से बना सकते है। हैं। डेट डी एवरी डे यू हैव अ पर्टिकुलर डेट, यू हैव अ पर्टिकुलर टाइम, आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। देन यू कैन चेक। अगर आपका वो ठीक नहीं है, तो देन आप ऑब्वियसली आपकी रीडिंग में उस दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएँगी। तो अब एक सवाल ये उठता है कि कोई परेशान है, हुँ। वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाए या वास्तु अपना घर का सही कराए या फिर वो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए, कि नेम चेंज कराए या कार्मिक डेट देखे, तो ये हायरार्की क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए जो परेशान है उसको जो जो उसको कन्वीनिएंट है, वो वही करेगा। वो मेरे या आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पर। एंड पर्टिकुलरली सबसे बड़ी बात वहीं आ जाती है जहाँ पर वो डेस्टाइन्ड है जाने की, वो वहीं जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियसली इंसान जाता तभी है ऐसी जगह पर जब उसको परेशानी हो। परेशानी 3 जगह से ही आती है, फाइनेंस, रिलेशन या हेल्थ। इन तीनों में से एक ही परेशानी होती है लाइफ में और कोई परेशानी नहीं है किसी। तो जब इन तीनों में से कोई भी परेशानी आप वास्तु वाले के पास जाएँगे, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। दिस इज़ अ वेरी, वेरी वास्ट लाइन। आप किसी के पास चले जाएँ, वो कहीं न कहीं कनेक्ट होकर आपको वास्तु से जुड़ जाएगा, आपके एस्ट्रो से जुड़ जाएगा, आपके न्यूमरो से जुड़ जाएगा, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। हाँ, रेमेडीज़ के लिए अगर हम आते हैं, तो रेमेडीज़ में देयर आर मेनी रेमेडीज़ लाइक वी हैव क्रिस्टल्स, वी हैव स्टोन्स, देन वी हैव वैदिक उपायज़, सबका रिज़ल्ट सेम होता है। वैदिक उपाय मैं बार-बार रेफ़र लोगों को इसलिए करती हूँ, आई ट्रूली बिलीव कि अगर आप अपनी लाइफ़ में एक डिसिप्लिन से कोई काम कर रहे हैं, परसिस्टेंस से कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपको रिज़ल्ट डेफ़िनिटली। क्या होता है स्टोन्स के लिए जैसे सपोज़ स्टोन के लिए कोई आया किसी ने आपको आकर बोला जी मेरा ये फाइनेंस का प्रॉब्लम, का शनि बहुत अच्छा चल रहा है। आपने उसको कह दिया जी आप नीलम। अब ऑलरेडी एक फाइनेंशियली डेट में चल रहा है इंसान, उसको आपने नीलम बोल दिया, नीलम इज़ टू एक्सपेंसिव, वो कहाँ-कहाँ से बेचारा करके कर लेगा पाए। एंड देन नीलम के लिए बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में, बहुत सारे मिथ्स। मतलब आई हैव सीन पीपल कि लोग यहाँ तक बोलते हैं कि अगर आपकी फैमिली में जैसे सपोज़ आपने पहना, आपकी फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो गई तो लोग उसके लिए भी नहीं, बोलना शुरू कर कि नीलम।
नो, जो भी स्टोन होता है उसके प्रोज एंड कॉन्स जिसने पहना है वो सिर्फ उसी को इफेक्ट करेगा, आपके स्पाउस को भी नहीं करेगा, किसी को नहीं करेगा। इट इज जस्ट दैट इवन अगर अ प्रेग्नेंट लेडी इज वेयरिंग अ स्टोन, देन डेफिनेटली इट कैन इफेक्ट द चाइल्ड, अदरवाइज वो किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। ये बहुत सारे मिथ्स हैं, बट क्योंकि इतना ज्यादा डर है ना लोगों के दिल में नीलम के लिए, तो वो वहां पर अगर आपको नीलम पहना दिया जाए, एक इंसान ऑलरेडी फाइनेंसेस में इतना डूबा हुआ है, टाइम तो उसका जब चेंज होना तभी होना है। वो सिर्फ ये है कि यहाँ से आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है कि ठीक है, आपको थोड़ा बेटर फील होने लग जाता है कि हाँ ठीक है। और ऑब्वियसली आपका जब टाइम आया ना, जैसे सपोज आपका बहुत खराब टाइम चल रहा है, सपोज आप एस्ट्रोलॉजर के पास भी तभी जाओगे 6 महीने बाद आपका टाइम ठीक होने वाला है, तो आप 6 महीने पहले ही जाओगे क्योंकि डिस्टाइंड है। एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला कि आपका 6 महीने बाद टाइम ठीक है, तो आपके दिमाग में रिलैक्स है कि ठीक है अब 6 महीने बाद मैं ठीक। तो जब इंसान का अच्छा समय आने वाला है तो चीज़ें अपने अपने अकॉर्डिंग ही आप, अलाइन यस, होना स्टार्ट हो जाती दिस इज व्हाट आई वांट टू से, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज द प्लैनेटरी मूवमेंट, आप नहीं चेंज कर सकते हो, वो आपके हाथ में नहीं है। वो जब चेंज होंगी तो वो चेंज होने से पहले ही इफेक्ट थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाता स्टार्ट है, हो। आप जाओगे ही तभी, अदरवाइज आप जाओगे ही नहीं। आपको लोग कहते रहेंगे आप उसके पास चले जाओ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, या आपका खुद का अंदर से ही मन नहीं होगा जाने का, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जैसे स्टोन के साथ में आजकल है ना ब्रेसलेट्स आते हैं स्टोन, हम्म, तो ये कितने सेम बेनिफिट? है, ब्रेसलेट्स आर क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। तो रिजल्ट्स जैसे मैंने बोला कि हर चीज आपको सेम रिजल्ट्स देती है। स्टोन का ये होता है कि आपने एक बार स्टोन पहन लिया उसके बाद आपको कुछ, वैदिक उपाय क्या करता है कि आपको डिसिप्लिन से वो डेली परसिस्टेंटली वो उपाय करना है, डेली करना है या एक पर्टिकुलर डे पे करना है, तो आपको लेकिन करना है, ठीक है, रिजल्ट वो भी वही देगा। आप ब्रेसलेट पहनोगे, रिजल्ट वो भी। एक जैसे 7 चक्रा ब्रेसलेट हो, 7 चक्रा ब्रेसलेट जो है वो आपके चक्रास को क्लीन करता है, दैट इज टू बैलेंस योर सेल्फ। जैसे कई बार कंफ्यूजन इतनी बढ़ जाती कि यू आर ब्लैंक, यू डोंट नो वेयर टू गो, वो कंफ्यूजन से क्या होता है कि आपकी बॉडी में कहीं दर्द शुरू हो गया, एक शुरू हो गई, बैक, सबसे पहले आपके स्पाइन पे इफेक्ट करेगा वो, ठीक है। तो वो सब चीजों को क्लीन करने के लिए, आपके चक्रास को बेसिकली क्लीन करने के और अलाइन करने के लिए 7 चक्रा ब्रेसलेट होता है, एंड दैट इज द ओनली ब्रेसलेट जो सबको तकरीबन सूट कर जाता है, आय उसको हर कोई पहन कोई सकता भी है, पहन सकता है, राइट। उसमें कोई प्रॉब्लम एक एविल आई ब्रेसलेट होता है, इविल आई भी प्रॉपर इविल आई आपको शायद मिलेगा नहीं मार्केट में, क्योंकि आजकल उसको थोड़ा-सा वो फैशनेबल टाइप बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज कर दी गई हैं। तो जो प्रॉपर इविल आई होता है वो क्रिस्टल पे बनता है, ना कि ग्लास पे। अदरवाइज़ मार्केट में जो आजकल अवेलेबिलिटी है वो ग्लास बेस्ड है। तो इविल आई ब्रेसलेट भी हर कोई पहन सकता है, वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम, ये बेनिफिशियल होता है, डिपेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि कुछ है आपके, जैसे कई लोग बहुत जल्दी प्रोन होते हैं नज़र लगने के। नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने के। दोज हु आर मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखा है, दोज हु आर क्लीन एट हार्ट फर्स्ट थिंग, या दोज हु आर हीलर्स, वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने एक टाइम था व्हेन आई हैज़ टू रीड टेक द रीडिंग्स डेली, देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं अगर डेली रीडिंग ले रही हूँ ना, एवरी थर्ड फोर्थ डे के बाद मैं बीमार हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इतने लोगों की नेगेटिविटी अपने ऊपर ले रही हूँ। क्योंकि जो आप चार्ट रीड कर रहे ऑब्वियसली हैं, रीड तो कर रहे हैं, किसी की सुन रहे, अब ऑब्वियसली जब परेशान है कोई, लाइक आप अगर परेशान है हाँ, या मैं परेशान हूँ, तो मैं जब आपको बता रही हूँ तो वो मेरे ऊपर ही अट्रैक्ट हो रहा है ना बिल्कुल। सब कुछ। तो वो जो लोग प्रोन होते हैं, एवरीबॉडी इज नॉट प्रोन, सम पीपल आर वेरी स्ट्रांग, एवरीबॉडी इज नॉट प्रोन, लेकिन जो प्रोन होते हैं इस चीज को, जो हीलर्स हैं खास करके, हीलर्स तो प्रोन होते हैं। और भी जो लोग दोज हु आर वेरी लाइक क्लीन एट हार्ट, दे आर आल्सो प्रोन, क्योंकि वो यहाँ से नहीं सोचते। क्लीन एट हार्ट मतलब जो सच्चे दिल के बिल्कुल, लोग वो होते हैं। उन लोगों को नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करती है हमेशा। कई बार ऐसा देखा है कि लोग मेडिटेट तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी उनको सैटिस्फै तब किसी के सोल का जो सैटिस्फैक्शन है वो डिफरेंट है हर किसी का। तब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आज आप मेडिटेट कर रहे हैं और आप मेडिटेट कर पा रहे हैं, एवरीबॉडी कैन नॉट, हर कोई ध्यान नहीं लगा सकता। अब मेरा कॉन्सेप्ट मेडिटेशन का ये है कि अगर आपको सिंगिंग से या आपको म्यूज़िक से आपको आपके सोल को पीस मिल रहा है, पीसफुल
माइंड मिल रहा है आपको, तो दैट इज़ ओके। आप 5 मिनट वो सुन लो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज ही पढ़ा था रतन टाटा जी के बारे में कि उनको लाइफ में इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने बनाया, सब कुछ करा, बट ही वाज़ स्टिल नॉट हैप्पी। ही ऑलवेज़ यूज्ड टू से समथिंग इज़ मिसिंग। देन ही मेट वन ऑफ हिज फ्रेंड, उनके फ्रेंड ने उनको बोला भाई मेरे पास ना डिसेबल्ड बच्चे हैं, तो आप उनको 200 व्हील चेयर्स डोनेट करिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं फ्रेंड के कहने पर डोनेशन देने चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने 200 चेयर्स व्हील चेयर्स डोनेट करी। तो जब वो बच्चों ने व्हील चेयर्स यूज़ करनी शुरू करी, जिस तरीके से यूज़ करी, जैसे वो मतलब घूम पा रहे थे, जा रहे थे, ऑब्वियसली दैट लेवल ऑफ हैप्पीनेस उनको देखकर जो उनको खुशी मिली ना, वो उन्होंने कहा ये खुशी मुझे पहले कभी नहीं मिली। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, जो कि मेरी लाइफ में शायद मिसिंग था। तो फिर एक बच्चे ने उनका जाते-जाते पैर पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा और भी बेटा कुछ चाहिए? तो वो कहने लगा नहीं, आप नीचे आइए, मुझे आपको अच्छी तरह देखना है। देखना इसलिए कि जब हम ऊपर मिलें, तो मैं दोबारा आपको थैंक्स कह सकूँ। दैट गेव हिम इमेंस हैप्पीनेस। और वो इसलिए इसी वजह से शायद आपने देखा होगा इतने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट बने, क्योंकि मे बी यही चीज़ उनको ना लाइफ में मोटिवेट भी करती थी और यही उनके सोल को पीस देता था कि वो आगे जितना वो कमा रहे हैं कुछ परसेंटेज वो सोसाइटी में डोनेट कर सकें। तो अब हर किसी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब समबडी लाइक्स सिंगिंग, समबडी लाइक्स रीडिंग, तो आपको जिस भी चीज़ से पीस ऑफ माइंड मिलता है दैट इज़ मेडिटेशन फॉर यू। स्टार्ट विथ 5 डेज़, 5 मिनट्स इन अ डे, और उसके बाद आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस। धीरे-धीरे आप ध्यान भी लगाने लग जाएँगे उसके बाद। धीरे-धीरे वो 5 मिनट आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, बट आज की डेट में मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एंग्ज़ायटी के इश्यूज़ जो है ना वो बहुत बढ़ चुके हैं। और जैसे कि आपने बोला कि लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी सैटिस्फैक्शन नहीं है, वो प्रॉब्लम सिर्फ़ एंग्ज़ायटी की वजह से। और एंग्जायटी का सॉल्यूशन है मेडिटेशन। मेडिटेशन ही सॉल्यूशन है, अदरवाइज़ आप मेडिसिन्स पे आ जाते हो। देन मेडिसिन्स ऑब्वियसली आर नॉट गुड। एंड मेडिटेशन इज़ नॉट अबाउट कि ध्यान लगाना। मेडिटेशन इज़ व्हाटएवर गिव्स यू पीस। सम कइयों को गार्डनिंग पसंद है। मतलब लोग 2-2 घंटे गार्डनिंग करते हैं। ओके, अगर उनको पसंद है, उनको ग्रीन प्लांट्स के साथ अच्छा लग रहा है, इट्स ओके फॉर देम। साथ में गार्डनिंग से आप अपना थोड़ा-सा राहु भी कंट्रोल कर सकते हो। मतलब उसमें क्योंकि ग्रीन प्लांट्स हैं, आप उनको नर्चर कर रहे हो, तो वो आपको थोड़ा उसका मर्करी का बेनिफिट भी देता है। आपकी जर्नी क्या रही? आप इसमें कैसे आए? मैं तो बस एक्सीडेंटल कह सकते हो आप। वैसे ख़ैर अकल्ट में मेरा इंटरेस्ट तो शुरू से था। बट आई यूज्ड टू रीड। पहले तो ऐसा कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स तो ऐसे थे नहीं इतने ज़्यादा। तो मैंने पामिस्ट्री पहले पढ़-पढ़ के सीखी है। उसके बाद आई ऑलवेज़ वांटेड टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के बारे में मैंने कभी शायद सोचा भी नहीं था। लेकिन बस वो ऐसे कहते हैं ना, मेरी झोली में आकर गिरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स एक, और फिर मैंने सीखा एंड देन मैंने उसकी बहुत प्रैक्टिस करी। मतलब आई थिंक 250-300 चार्ट मैंने 1 महीने में रीड करे एंड देन उनको टैली करा उनकी लाइफ के हिसाब से। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना, यू डोंट नीड माइन्यूट डिटेलिंग। आपको सिर्फ नाम पता है और आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, इट्स ओके। उसके ऊपर आपको डिटेल्स नहीं भी चाहिए। तो आप एटलीस्ट लाइफ का बेसिक पैटर्न आप देख सकते हो। अगर आपको बाकी चीज़ें चाहिए तो आप उसको थोड़ा और प्रिसाइज़ कर सको, ठीक है? तो उस वजह से मेबी ज़्यादा प्रैक्टिस होने की वजह से आई कुड इन, और उसके बाद फिर इंटरेस्ट लेवल भी धीरे-धीरे बढ़ता गया। जब आपकी रीडिंग्स अच्छी होने लग जाती हैं, जब आपको उसमें और कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, तो आपका इंटरेस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाता है उस चीज़ में। कभी आपके आपके साथ कुछ मिरेकल एक्सपीरियंस? बहुत बार, बहुत बार। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, आई एम अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन, और मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कर्मास पे एंड कान्हा जी पे। तो मतलब मेरे मुझे लगता है शायद मेरी जर्नी में मुझे यहाँ तक लाने वाले वो ही हैं और कोई नहीं। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। कुछ एक एक्सपीरियंस आप हमें हमारे साथ। मतलब बहुत बार ऐसा हो, जैसे डेजा वू जैसे हम जिसको बोलते हैं नॉर्मली, बेसिकली वो होता है कि जो शायद लाइफ में आगे हमारे होने वाला है। हम उसको शायद पहले देख पाते। तो हमने कहीं जाना था एंड हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली थी। तो आई कुड मतलब मैंने उसको देखा सपने में, थोड़ा वियर्ड सा दिखता है, पर पहले जब तक समझ नहीं आता, तब तक थोड़ा वियर्ड ही समझ होता है, क्योंकि ड्रीम्स हैं आपके, वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं।
तो मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि हम जा रहे हैं और बस हम घूमते जा रहे हैं सड़कों पे। घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर गाड़ी कहीं ब्रेक डाउन हो गई, कुछ हो गया। एंड देन आफ्टर 3-4 डेज़ वी वेंट और एक्चुअली में हमारे साथ यही सब कुछ हुआ, यही सब कुछ हुआ। देन आई रियलाइज़्ड कि मे बी वो एक पहले से दिया हुआ एक मैसेज था किसी तरीके का, जो कि आई वाज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई लाइक मेरे हस्बैंड बीमार रहे काफ़ी एंड मिरेक्युलसली एक बार हमारा आई थिंक हमारा बड़ा मेजर सा एक्सीडेंट हुआ था एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि गाड़ी की हालत देखकर उनको लगा कि जो शायद इस साइड पे गाड़ी के बैठे वो तो बड़ी बुरी कंडीशन में होंगे और मुझे एक खरोंच भी नहीं आई, एक खरोंच भी नहीं जिसको कहते हैं। एंड नेक्स्ट डे आई वाज ओके पर हाँ, वो थोड़ा ऑब्वियसली ट्रॉमा होता है। वो एक दिन का ट्रॉमा था शायद वो एक्सीडेंट का, बट कुछ भी नहीं हुआ था, किसी को कुछ नहीं हुआ था। तो बहुत सारे मिरेकल्स हैं एंड होते हैं मिरेकल्स। आई ट्रूली बिलीव कि होते हैं। अच्छा, जो हीलर्स हैं, जैसे आप हीलर्स हैं, ठीक है, आप लोगों के साथ डील करते हो, तो अपने आप को आप कैसे बैलेंस आउट करते हाँ, उसके लिए ऑब्वियसली हमें अपनी नेगेटिविटी दूर करनी पड़ती है, उसके लिए हमें भी मेडिटेट करना पड़ता है। मेडिटेट करना पड़ता है, देन देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस। बहुत सारे अलग तरीके हैं नेगेटिविटी रिमूवल के, सॉल्ट बाथ वगैरह ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्योंकि अदरवाइज़ जो हीलर्स हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दे आर मोर प्रोन टू टेक द नेगेटिविटी। वो ज़्यादा जल्दी ले लेते हैं, हर किसी की नेगेटिविटी उनको ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट करेगी। और आपको अंदर जैसे कि आप सपोज़ आप एक रूम में एंटर कर रहे हो, तो अगर अंदर कोई नेगेटिव पर्सन बैठा है, कई लोग तो बहुत इतने ज़्यादा वो लाइफ़ से वो होते हैं कि आपको एंटर करते ही आपको उनकी वाइब्रेशंस फ़ील होने लग जाती हैं? करेक्ट। पॉज़िटिव भी फ़ील होती है और नेगेटिव भी फ़ील होती है, दोनों तरीके की फ़ील होती चलिए फिर इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते है। ठीक। हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी सवाल है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड या फिर आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं अभी और आपको एक सॉल्यूशन चाहिए, नीचे कमेंट्स में अपने सवाल पूछिए, हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सवालों के ज़रूर जवाब दें। थैंक यू, धन्यवाद।